सोशियोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जो बीए फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके टॉपिक नंबर 2 के बारे में। अर्थात जो टॉपिक नंबर 2 है स्वच्छ भारत अभियान। तो वे विद्यार्थी जो स्वच्छ भारत अभियान पर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, क्या क्या उसके लिए पॉइंट्स होंगे, अर्थात इंडेक्स में वो कौन कौन से पॉइंट दे सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और आज मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 25 पॉइंट यहाँ पर डिसाइड किए हैं। अर्थात विद्यार्थी अगर एक पॉइंट का एक पेज भी लिखता है तो आपके 25 पेज इसमें आसानी से हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप जानते होंगे, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, एक अभियान है जिसके बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं। तो पहला इसका टॉपिक होगा, इसमें आप लिखेंगे परिचय। इसके परिचय के बारे में आप बताएंगे अर्थात इंट्रोडक्शन, पहला जो इसका पॉइंट है। दूसरा है पृष्ठभूमि और आवश्यकता, अर्थात इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता थी इसकी, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। बहुत सारी स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए, है ना, स्वच्छ जो समाज है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर स्वच्छता नहीं है, गंदगी होगी, गंदगी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो इसके बारे में डिटेल्स में आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका शुरुआत और उद्देश्य, अर्थात इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके उद्देश्य क्या है। नंबर 4 पर मिशन के भाग, मतलब ये जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके 2 भाग हैं, एक शहरी और ग्रामीण। शहरी भाग में किस तरीके से इसको लागू किया गया और ग्रामीण परिवेश में इसको किस तरीके से लागू किया गया। नंबर 5 है इसमें कार्यान्वयन की रणनीतियां, अर्थात इस अभियान का जो कार्यान्वयन करने के लिए, समाज में लागू करने के लिए, देश में लागू करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई गई। नेक्स्ट नंबर है इसमें स्थानीय निकायों की भूमिका, कि इस अभियान को लागू करने के लिए जो स्थानीय निकाय है, अर्थात ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है ना, नगर पंचायत है, उनकी क्या भूमिका इसमें रही। 7वां पॉइंट है इसमें जन भागीदारी, कि इस अभियान को लागू करने में जन भागीदारी कितनी मतलब सक्रिय रही या सहभागी रही, कितना योगदान रहा जन भागीदारी का, मतलब जनता ने कितना सहयोग किया इसके लिए। 8 नंबर पर प्रौद्योगिकी का उपयोग, अर्थात जो सोशल मीडिया है ना उसका उपयोग इसमें किस तरीके से किया गया। तमाम तरह के अभियान को आपने देखा होगा कि मोदी जी कहीं झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं दूसरे जो बड़े बड़े राजनेता है वो झाड़ू लगा के सफाई कर रहे हैं, गंदगी के बारे में बहुत सारे बता रहे हैं। तो वो सब कुछ आपने कहां से देखा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म से वहां पर इसका प्रचार प्रसार किया गया। नंबर 9 है व्यवहार में परिवर्तन, की किस तरीके से इस अभियान के द्वारा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया। अर्थात स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया गया, तो लोग फिर भी क्या करते थे, ग्रामीण परिवेश को अगर आप देखें तो गांव के लोग शौचालय में न जाकर के वो वहीं जंगल में ही जाते थे, मतलब गंदगी को उन्होंने फैलाना ही था। तो उन लोगों के व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन आया इस अभियान के बाद में। फिर आता है स्वच्छता बुनियादी ढांचा, नंबर 11 में है शौचालय का निर्माण, और नंबर 12 में खुले में शौच मुक्त स्थिति, है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या किसकी थी, महिलाओं की सबसे ज्यादा थी। ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय नहीं थे तो महिलाएं अक्सर कहां जाती थी, जंगल में जाती थी, जहां पर वो एकदम अनसेफ भी होती थी वहां पर शौचालय जाने के लिए। 13 नंबर है जागरूकता अभियान, इसको लेकर के किस तरीके के जागरूकता अभियान चलाए गए। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जागरूकता अभियान इसके चलाए गए। 14 नंबर पर है इसमें हस्तियों और मीडिया की भूमिका, अर्थात जो सेलिब्रिटीज हैं और मीडिया है उसकी क्या भूमिका इसमें रही। आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज में जैसे बड़े बड़े जो सुपरस्टार है, जैसे अमिताभ बच्चन है ना, ब्रांड एम्बेसडर रहे इसके भारत स्वच्छ भारत अभियान के, है ना, विज्ञापनों में आपने देखा होगा किस तरीके से वो प्रमोट करते हुए आपको दिखाई दिए। इस तरीके से तमाम जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं उनका क्या रोल रहा इसमें। नंबर 15 इसमें दिया गया है स्वच्छ भारत कोष। गवर्नमेंट ने क्या है कि एक कोष बना दिया स्वच्छ भारत का, जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वच्छता से, मतलब स्वेच्छा से भी उसमें अपना डोनेशन दे सकता है, और वो वहां पर जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा भारत को स्वच्छ बनाने में काम आएगा। अर्थात जो स्वच्छ भारत अभियान की बहुत सारी स्कीम है, योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन में वो पैसा वहां पे लगाया जाएगा। नंबर 16 में आप बता सकते हैं स्वास्थ्य और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अर्थात अगर साफ सफाई समाज में नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी बीमारियां व्यक्तियों को घेर लेती हैं, है ना, गंदगी कई बीमारियों को जन्म देती है, तो उससे क्या है, स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो स्वच्छ भारत अभियान से क्या है, हम लोग स्वच्छ रहना शुरू हुए, ये मान लीजिए स्वच्छता रहेगी तो स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। समाज अगर कहीं पर भी अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आपका
मस्तिष्क भी सही रहेगा। जैसा आप जानते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी हम अच्छा सोच पाते हैं। ठीक है। 17 नंबर है पर्यावरणीय प्रभाव। एनवायरमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा कि लोग खुले में शौच जाते थे या गंदगी रहती थी, तो उससे क्या है ना, जो एयर पोल्यूशन, हवा भी इससे दूषित होती थी और वो कई बीमारियों को जन्म देती थी। तो इससे क्या हुआ, जो एनवायरमेंट है वो भी हमारा क्लीन हुआ। 18 नंबर पर उपलब्धियां और आंकड़े, इसमें आप बता सकते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां हुई इससे और उसके आंकड़े क्या है। कि इसको 5-5 साल के टेन्योर में बांट सकते हैं आप, कि जैसे 2020 से 25, 15 से 20, 10 से 15 के बीच में, है ना, जब ये अभियान चला तो लोग, उससे पहले कितने लोग सफाई के प्रति अवेयर थे, उसके बाद में कितने लोग सफाई के प्रति अवेयर हो गए। 19 नंबर पर आता है सामने आई चुनौतियां, अर्थात से अभियान को लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई, है ना। आपने देखा होगा कि तमाम तरह की चुनौतियां की लोग गांव में जब सफाई अभियान को चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान को चलाया गया, तो लोगों ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया उसमें, है ना। लोग और ज्यादा गंदगी करते जाते थे। सरकारों ने फ्री में शौचालय बनवाए, तो सरकार ने वो मतलब सरकार के द्वारा बनाए हुए शौचालय थे, उनका लोगों ने क्या किया, इस्तेमाल नहीं किया, शौचालय के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और उसमें आपने देखा होगा गांव वगैरह में, उसमें उन्होंने कंडे उपले भर लिए। या जैसे शौचालय का निर्माण कंप्लीट हो गया, आप जो एजेंसी है वो गई और उन्होंने तोड़ ताड़ के उसकी ईटा निकाल करके अपने दूसरे काम में लगा लिए। तो इस तरीके से ये बहुत सारी क्या थी, चुनौतियां थी इसमें, है ना, जो इसके सामने आई, चैलेंजेस थे ये। 20 नंबर पर है इसमें अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक योजनाएं, कि आप ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं जो दूसरे देशों में भी इस प्रकार की स्कीम्स आई, है ना। और वो देख सकते हैं कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम स्वच्छ भारत अभियान के में हम कहां पे खड़े हुए हैं। आप जापान या जर्मनी को आप देखेंगे तो वहां पर क्या है, जो डॉग होते हैं ना, जो जो मतलब डॉग्स होते हैं घर में पालते हैं, वो लोग भी उन कुत्तों के लिए क्या है, डायपर पहनाते हैं। मतलब जब वो घुमाने के लिए ले जाएंगे बाहर टहलाने के लिए, तो डॉग उनके डायपर पहने हुए होंगे। और यहाँ पर आपने देखा होगा अपने देश में, क्या मुरादाबाद में देख लो, कुत्ता टहलाने के लिए आपके घर के आगे आके पोटी करा के चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। और अगर आप मना भी कर दोगे तो आपको लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो आज भी हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर इसकी स्टडी करें तो हम पाते हैं कि अभी भी हम बहुत ज्यादा पिछड़े हैं सफाई के मामले में, है ना। तो इसको आप ना इंटरनेशनल लेवल पर जो इसका ना कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे दिखा सकते हैं। 21वां नंबर है इसमें सामुदायिक भागीदारी क्या है, और 22वें नंबर पर विद्यालय महाविद्यालयों की क्या भूमिका है। जिस तरीके से आप विद्यार्थी हैं हमारे, तो आप लोगों का क्या रोल है इसमें, है ना। कॉलेज किस तरीके से इसमें स्वच्छ भारत अभियानों की भूमिका निभा सकते हैं। अर्थात विद्यार्थियों के लिए भी इसमें हम अवेयर करते हैं कि भाई आप जो सफाई के प्रति अवेयर रहिए, पॉलिथीन का इस्तेमाल मत करिए। आप कॉलेज आते हैं तो कचरा जगह जगह मत फेंकिए, जो वेस्ट है उसको अलग अलग रखिए, है ना। ड्राई वेस्ट है उसको अलग रखिए, ग्रीन वेस्ट है उसको अलग रखिए। इसी तरीके से जब बच्चे हमारे समाज में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, उस एरिया में जाते हैं, तो वो उसको फॉलो करते हैं। वहां पे जाकर के वो ग्रीन वेस्ट ड्राई वेस्ट को अलग अलग करते हैं, है ना। और जो मतलब ग्रीन वेस्ट होता है तो उसको कई पशुओं को खाने के लिए अलग दे दिया जाता है, जो ड्राई वेस्ट होता है उसको अलग डंप कर दिया जाता है। तो ये क्या है, इसमें विद्यालय और महाविद्यालयों की भूमिका को आप इसमें बता सकते हैं। 23वां नंबर है इसमें स्थिरता और रखरखाव, अर्थात ये स्वच्छ भारत अभियान है वो कितना स्थिर है ना, कब तक ये चलेगा और इसका रखरखाव क्या है, कैसे हम इसको कंटिन्यू बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम विदेशों की हम बात करते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां के कुत्ते भी डायपर पहन के निकलते हैं रोड पे, और हमारे यहाँ पर देखेंगे तो आदमी भी डायपर, क्या आदमी भी कहीं पोटी करके चले जाते हैं कहीं भी, है ना। तो मतलब ट्रेन के टॉयलेट्स को आप देखिए, वो पानी भी नहीं चलाएंगे वहां पे, या जो सामुदायिक शौचालय होते हैं वहां पर देखिए ढेर सारी गंदगी भरी रहती है। तो इस तरीके से ये जो है ना कितना स्थिर है, ये आप लिख सकते हैं। 24वें नंबर पर आपको बताना है भविष्य की रणनीति क्या है, कि हम जो है और ज्यादा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम और ज्यादा स्वच्छता को आगे बढ़ाएं और आने वाली जनरेशन को और ज्यादा हम मोटिवेट करें और ज्यादा उसको अवेयर करें कि भाई सफाई बहुत जरूरी है, अगर सफाई नहीं है तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। और लास्ट में आप इसका निष्कर्ष बता सकते हैं। सो आई थिंक 25 मैंने यहाँ पर आपको ये हेडिंग्स दिए हैं, एक एक पेज अगर आप लिखेंगे तो आपके 25 पेज आसानी से आपको हो जाएंगे। तो आज की क्लास में मुझे लगता है बस इतना ही है। अगर जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं और अगर उनको लगता है कि वो हिंदी में ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके एक और अगले टॉपिक पर आपको पूरा प्रोजेक्ट इंग्लिश में बना के समझा दिया जाए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। और विशेष अपील है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।